diggy boom diggy bam. Boom diggy 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 boom diggy bam. हेलो बच्चों, मेरा नाम है विनीत कुमार शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो क्लास 11th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब है फाइनल अकाउंट, मतलब फाइनल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम उन स्टेटमेंट्स को बोलते हैं जो डिफाइन करते हैं बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, जो डिफाइन करते हैं कि पूरा साल खत्म होने के बाद आज बिजनेस की फाइनल पोजीशन क्या है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, एक फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। उस फाइनेंशियल ईयर में बिजनेस ने क्या क्या किया, कितने स्टॉक खरीदे हैं, कितनी परचेज की है, कितना सेल किया है, कितने एक्सपेंसेस थे, कितनी इनकम हुई है, कितने एसेट्स आए हैं, कितनी लायबिलिटीज आई हैं, वो सब चीजें हम आज पढ़ने वाले हैं। किसमें? इस चैप्टर में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बताता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, जो बताता है कि फाइनल पोजीशन क्या है, जो बताता है कि बिजनेस आज प्रॉफिट में चल रहा है पूरी साल काम करके या बिजनेस आज लॉस में चल रहा है पूरी साल काम करके, वो सारी चीजें हम आज पढ़ेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ध्यान से देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 3 मेजर अकाउंट बनाए जाते हैं। 3 मेजर अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बनाए जाते हैं, जिसमें पहला अकाउंट है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा अकाउंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और तीसरा अकाउंट है हमारा बैलेंस शीट। तो पहला अकाउंट, 3 मेजर अकाउंट, 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। एक अकाउंट होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, एक अकाउंट होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड एक अकाउंट होता है हमारा बैलेंस शीट। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इन तीनों अकाउंट्स के अंदर, जब भी हम इन तीनों अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे, उनके अंदर कहीं पर भी डेट का कॉलम नहीं होता। उनके अंदर कहीं पर भी डेट का कॉलम नहीं होता। क्यों नहीं होता ये जानेंगे। देखो, जैसे हमने जर्नल एंट्रीज पढ़ी, जैसे हमने लेजर पढ़े, उन सब के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते टाइम हम डेट का कॉलम बनाते थे। क्यों बनाते थे? क्योंकि उनकी कोई भी एक भी स्पेसिफिक डेट नहीं थी, वो कभी भी बनते थे। जनरल मतलब कभी भी माल खरीदा जाता था, कभी भी बेचा जाता था, कभी भी एक्सपेंसेस, कभी भी कुछ भी होता रहता था। तो जनरल जो था रूटीन नेचर का काम था, तो उसमें हमें डेट लिखना पड़ता था, पूरी साल बनती थी। बट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है, यह है एक स्पेसिफिक डेट को बनाई जाती है और इनकी डेट पहले से ही डिक्लेयर होती है कि यह अकाउंट मेरा 31 मार्च को बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी मेरा 31 मार्च को बनेगा और बैलेंस शीट भी मेरी 31 मार्च को बनेगी। तो जो अकाउंट मेरे एक डेट को बनाए जाते हैं, जिसकी डेट डिसाइड होती है, उन अकाउंट्स के अंदर डेट का कॉलम बनाते ही नहीं है। और डेट का कॉलम बनाकर फायदा भी क्या है, क्योंकि सबके अंदर ही 31 मार्च की डेट लिखी जाती है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में डेट का कॉलम नहीं बनाया जाता, क्योंकि इनकी एक स्पेसिफिक डेट होती है, जिस डेट के बारे में हम अपने आप जानते हैं। वो डेट क्या है हमारी? 31 मार्च। क्लोजिंग अकाउंट्स भी बोलते हैं इनको। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रेडिंग अकाउंट। आपके सामने ट्रेडिंग अकाउंट देखो, ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड का मतलब 31 मार्च और यहां हम डेट लिख लेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है सुनना। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में व्यापारिक खाता भी बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में व्यापारिक खाता भी बोलते हैं। ध्यान देंगे, व्यापारिक खाता, व्यापार से होने वाले जो भी रिलेटेड हैं वो सारी चीजें इसमें आती हैं। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन से आइटम आते हैं और कौन कौन से आइटम नहीं आते। देखो, सबसे पहले बनने वाला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बनने वाला अकाउंट है ट्रेडिंग अकाउंट। सबसे पहले बनता है, तो इसकी शुरुआत 2 चीजें हम समझेंगे शुरुआत में। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों के दोनों अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं।
दोनों के दोनों अकाउंट क्या होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं। और नॉमिनल अकाउंट के बारे में आप सब बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या कहता है कि डेबिट एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो दोनों नॉमिनल अकाउंट हैं, ट्रेडिंग भी और प्रॉफिट एंड लॉस भी। तो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जानते हैं दिस साइड इज डेबिट साइड और दिस साइड इज क्रेडिट साइड। यह डेबिट साइड है और यह क्रेडिट साइड है। अच्छी तरीके से जानते हैं, यह डेबिट साइड है और यह क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड है, नॉमिनल अकाउंट है, तो इधर की साइड आते हैं सारे एक्सपेंसेस। इधर की साइड सारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस। ये क्रेडिट साइड है तो इधर की साइड आती है सारी इनकम्स, है ना? समझ में आ रहा है? अब बहुत ध्यान से समझेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। मतलब 1 अप्रैल को जिस दिन बिजनेस स्टार्ट हुआ उस दिन मेरे पास कितना स्टॉक था किसी भी आइटम का। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपन करते टाइम, इस फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग में 1 अप्रैल को जो भी स्टॉक था वो हम लिखते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक यहां लिखते हैं। उसके बाद टू परचेज लिखते हैं। परचेज का मतलब आपने जो जो खरीदा, जितना स्टॉक खरीदा वो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है तो टू परचेज लिखा। परचेज में अगर कहीं पर परचेज रिटर्न है, अगर कहीं पर परचेज रिटर्न है तो आप परचेज रिटर्न को परचेज में से माइनस कर देंगे और एक्चुअल परचेज को बाहर लिखेंगे। मतलब आपने कहीं से कुछ खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 20 किलो दाल खरीदी, 20 किलो दाल में से 1 किलो दाल खराब थी, आपने उसको वापस कर दिया तो आपके पास कितनी बची? 19 किलो। तो परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दूंगा और माइनस करने के बाद वो वैल्यू मैं कहां लिखूंगा? बाहर लिखूंगा। उसके बाद ऐसे ही परचेज के साथ होने वाले जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। 2 तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे। एक होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक होती है डायरेक्ट इनकम, एक होती है इनडायरेक्ट इनकम। तो जितनी भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो परचेज करते के टाइम पे किए जाते हैं। जो परचेज करने के टाइम पे किए जाते हैं वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ध्यान देंगे कौन कौन से डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे वेजेस, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेजेस लिखा मिलता है तो आप उसको भी डेबिट साइड में लिखेंगे। किसके? ट्रेडिंग अकाउंट के। अगर आपको क्वेश्चन के अंदर वेजेस एंड सैलरी लिखा मिलता है तो आप उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि ये भी एक खर्चा है, अब एक्सपेंसिव साइड लिख रहा हूं। वेजेस का मतलब क्या है? वेजेस का मतलब है मजदूरी। क्या होती है वेजेस? मजदूरी। जैसे कैरीज इनवार्ड, इनवार्ड का मतलब क्या है? परचेज के टाइम पे होने वाला खर्चा। इन वार्ड, जैसे कोई वार्ड है, कोई कमरा है, उसके अंदर माल आया। कैरीज का मतलब क्या है? ढुलाई मतलब जैसे मेरे घर के बाहर गेहूं के कट्टे आ गए तो मैंने उन्हें उठवाने के लिए कोई बंदा लगाया, उसको ढुलाई के पैसे दिए, उसने उठा कर अंदर रखे, तो उसे बोलते हैं कैरीज इनवार्ड। कैरीज इनवार्ड इसके अंदर आता है। ठीक, उसके बाद अगर फ्रैट इनवार्ड है तो वो भी किसके अंदर आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी। फ्रैट का मतलब होता है चुंगी। जैसे हापुड़ चुंगी, बहुत सारी चुंगियां होती हैं, हर शहर में घुसने से पहले चुंगियां आती हैं। ये पहले टाइम पे हुआ करता था कि टोल टैक्स नहीं हुआ करते थे तो चुंगियों पर टैक्स दिया जाता था, है ना। अब तो हम रोड पे चलते हैं तो टोल टैक्स देते हैं। और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। परचेज के साथ होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं डेबिट साइड लिखूंगा। परचेज इतने रुपए की वेजेस लिखी, वेजेस एंड सैलरी लिखी, कैरीज इनवार्ड लिखा, फ्राइट इनवार्ड लिखा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा। दूसरी बात, मैं देखता हूं उसके क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। बाई सेल, सेल किस में आती है?
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आती है, तो मैंने लिखा बाई सेल। अगर सेल है तो सेल रिटर्न भी हुई होगी, तो अगर सेल रिटर्न है तो सेल्स में से सेल रिटर्न को मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा और बाहर लिख लूंगा, है ना। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को मैं माइनस करके बाहर लिखूंगा। बाई स्क्रैप सेल्स, कुछ स्क्रैप सेल्स थी, कोई स्क्रैप पड़ा हुआ था, मैंने वो सेल आउट कर दिया, वो भी इसी के अंदर आता है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, साल के बाद में जो स्टॉक बचा उस स्टॉक को भी मैं इसी के अंदर लिखता हूं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। उसके बाद मैं क्या करता हूं, पहले दोनों बातों को ध्यान से सुनना। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर, सारी डायरेक्ट इनकम्स इधर, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस इधर, सारी डायरेक्ट इनकम इधर। फिर मैं दोनों साइड का टोटल करता हूं, मैं दोनों साइड का टोटल करता हूं। ये इनकम साइड है, ये एक्सपेंसेस साइड है, ये कमाई की साइड है और ये खर्चे की साइड है ना। तो मैंने दोनों साइड का टोटल किया, टोटल करने के बाद जिधर की साइड का टोटल ज्यादा होगा उधर की साइड के टोटल में से कम साइड के टोटल को मैं माइनस कर दूंगा। फॉर एग्जांपल इनकम साइड का टोटल ज्यादा है और एक्सपेंसेस साइड का टोटल कम है, मतलब हमने कमाई ज्यादा की है, खर्चे कम है, तो बेटा बताओ हमें प्रॉफिट होना चाहिए लॉस, प्रॉफिट। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, ये वाला एक्सपेंसिव साइड का टोटल कम है, तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करूंगा और जो यहां पर बचेगा उसे मैं बोलूंगा टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर एक्सपेंसिव साइड का टोटल ज्यादा है और क्रेडिट साइड का टोटल कम है, तो अब मैं डेबिट साइड में से क्रेडिट साइड को माइनस करूंगा, जो भी बैलेंस बचेगा जितना भी कम होगा उसको मैं बोलूंगा बाई ग्रॉस लॉस। क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर, बार बार समझते रहेंगे। परचेज के साथ होने वाले सारे एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट में होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। तो जैसा फॉर्मेट ट्रेडिंग अकाउंट का होता है ऐसा ही सेम टू सेम फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी होता है, ऐसा ही सेम टू सेम फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी होता है। तो बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के साथ ही बनाए जाने वाला एक अकाउंट होता है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी ऐसा ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर है वो आप लिख देंगे। इसके अंदर मैं बार बार जान चुका हूं, एक बात हर बार जान चुका हूं, क्या जान चुका हूं कि इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। अब इसके अंदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, है ना। उसके बाद मेरा वो ही सेम फॉर्मेट जो ट्रेडिंग का था। डेट का कॉलम इसके अंदर भी नहीं बनेगा, डेट का कॉलम इसके अंदर इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि ये भी एक स्पेसिफिक डेट को बनाया जाता है। तो पार्टिकुलर अमाउंट वही फॉर्मेट, सीधी सी बात है, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है तो इसकी डेबिट साइड और इसकी क्रेडिट साइड। अब इसकी डेबिट साइड को मैं एक्सपेंसिव साइड मानूंगा और इसकी क्रेडिट साइड को मैं इनकम साइड मानूंगा, इसके क्रेडिट साइड को मैं इनकम साइड मानूंगा। तो जितने भी खर्चे वो डेबिट साइड और जितने भी फायदे वो क्रेडिट साइड। तो एक्सपेंसेस इधर, इनकम इधर। देखेंगे ध्यान से, जो अगर यहां पर ग्रॉस लॉस क्रेडिट में होता है, अगर ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग के क्रेडिट में होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में चला जाएगा। अगर ये वाला लॉस क्रेडिट में लॉस है, अगर लॉस है तो डेबिट में जाएगा क्योंकि एक्सपेंसिव साइड जाएगा, नुकसान और खर्चा। डेबिट क्या था नॉमिनल अकाउंट की डेफिनेशन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो पहले लॉस हो चुका है ट्रेडिंग में, तो लॉस है तो लॉस डेबिट में जाएगा, तो मैं यहां पर लेकर गया लॉस। अगर प्रॉफिट है तो मैंने क्या पढ़ा, क्रेडिट ऑल इनकम्स गेन एंड प्रॉफिट, तो मैंने प्रॉफिट को क्रेडिट में ले गया। मतलब ट्रेडिंग के डेबिट में अगर जो बैलेंस बचता है प्रॉफिट माना जाता है, उस प्रॉफिट को ले जाता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, और क्रेडिट में जो बैलेंस बचता है लॉस माना जाता है उसको ले जाता हूं मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे मैंने यहां पढ़ा था कैरीज इनवर्ड, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, मगर कैरीज आउटवर्ड जो हमारे यहां से जा रहा है और जाते टाइम किसी और के यहां पर जा रहा है तो वो उसका खर्चा देगा हमको, हमारा खर्चा नहीं है, मगर हमसे बोला गया कि आप पैसे दे देना, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैंने लिखा कैरीज आउटवर्ड, कैरीज इनवर्ड कहां जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में।
कैरीज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैंने कैरीज आउटवर्ड यहां लिखा। क्लियर बात? बार बार सुनना, बच्चे ये गलती करते हैं। कैरीज इनवर्ड कहां जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। कैरीज आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरा, फ्रेट आउटवर्ड, यहां पर फ्रेट इनवर्ड कहां गया? ट्रेडिंग में। फ्रेट आउटवर्ड कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। उसके बाद सैलरी, अगर खाली सैलरी लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, और अगर सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। देखो दो चीज फर्क है। कुछ चीजें हैं जिनमें गलतियां करते हैं, जिनमें गड़बड़ होती है, बच्चों से मिस्टेक्स होती हैं। सुनना, कैरीज इनवर्ड ट्रेडिंग में, कैरीज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। फ्रेट इनवर्ड ट्रेडिंग में, फ्रेट आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में। दूसरी क्या बात बोल रहा था? वेजेस, वेजेस यहां आएगी, सैलरी यहां आएगी। वेजेस एंड सैलरी, अगर पहले वेजेस लिखा है बाद में सैलरी तो ट्रेडिंग में जाएगा, और सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है पहले सैलरी बाद में वेजेस तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। बाकी जितने भी खर्चे हैं, जितने भी होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, वो सब इसमें आएंगे। जैसे एडवर्टीजमेंट, जैसे बैड डेब्ट्स, जानते हो आप सब, जैसे डेप्रीशिएशन, चैप्टर पढ़ चुके हो पूरा डेप्रीशिएशन। इंटरेस्ट पेड, अगर आपने इंटरेस्ट पेड किया है तो इधर की साइड आएगा। जैसे बैंक चार्जेस, बैंक ने एटीएम के चार्जेस काटे, चेकबुक देने के चार्जेस काटे, और चार्जेस काटे, वो भी कहां आएंगे? डेबिट साइड आएंगे। जैसे डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट हुआ है तो कहां जाएगा? डिस्काउंट दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कमीशन, कमीशन दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस में। रेंट, किराया दिया, रेट्स, टैक्सेस कुछ हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस में। मतलब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सारे कहां जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। क्लियर है बेटा? आगे देखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ गया। अगर किसी भी एक्सपेंसेस के नाम के बाद में, अगर किसी भी एक्सपेंसेस के नाम के बाद में रिसीव्ड लिखा है, जैसे यहां कमीशन लिखा था तो कमीशन मैंने यहां लिखा, खाली कमीशन है तो पेड है। अगर उस मेरे एडजस्टमेंट में या क्वेश्चन में या ट्रायल बैलेंस में लिखा हो कमीशन रिसीव्ड, या ट्रायल बैलेंस में लिखा हो कमीशन क्रेडिट, तो अगर कमीशन क्रेडिट लिखा है, रिसीव्ड लिखा है तो क्रेडिट साइड जाएगा। जैसे देखो, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाय कमीशन रिसीव्ड, बाय बैड डेब्ट्स रिकवर, रिकवर हुए तो इनकम हो गई। बाय डिविडेंड ऑन शेयर, शेयर्स पर डिविडेंड मिला तो इनकम हो गई। बाय रेंट रिसीव्ड, किसी भी आइटम के बाद में रेंट लिखा है, रेंट लिखा है, और बताओ जल्दी से, क्रेडिट लिखा है, रेंट लिखा है या क्रेडिट लिखा है, वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड जाएगा। सेम कहानी, दोनों साइड का टोटल करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे, जो बैलेंस बचेगा उसे डेबिट साइड लिख देंगे और उसको नाम देंगे टू नेट प्रॉफिट। क्या नाम देंगे? टू नेट प्रॉफिट। और अगर इधर की साइड का बैलेंस ज्यादा है, डेबिट साइड का, और क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है, तो इधर की साइड जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को हम बोलेंगे बाय नेट लॉस। ये दोनों के दोनों आइटम मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे, वो हम देखेंगे कि बैलेंस शीट जब हम पढ़ेंगे, जब देखेंगे अच्छी तरीके से। तो समझ में आया? ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के आएगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छी तरीके से। तो बल लगाकर, ध्यान लगाकर इन सब चीजों को पढ़ते रहेंगे, एक एक आइटम को समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंस हमें क्या करना है। सबसे पहले हमें समझना है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है, डायरेक्ट इनकम कौन सी है, इनडायरेक्ट इनकम कौन सी है, उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे और निकालेंगे। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट और ये था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।